Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shakti and in this video we are moving ahead with our chapter 1 which is Introduction to Psychology. And in this part we will explore our next topic, psychology as a discipline, and also what exactly psychology studies and how it connects science, mind and human behavior. So without much ado, let's begin this video. देखो, साइकोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस और मेंटल प्रोसेस को स्टडी करता है। ये हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा बहुत समझा है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं तो साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि हम सोचते कैसे हैं, हम फील कैसे करते हैं और जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं वो क्यों करते हैं। अब हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस और अपनी सोच के बेस पर उसका बिहेवियर समझते हैं या उस चीज़ को परसीव या समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज कोई चुप है, कोई साइलेंट है या कोई खामोश है कोई इंसान, तो हम ये सोच लेते हैं अपने मन में, ये एक प्री कंसीव नोशन सा एक बना लेते हैं कि मे बी वो गुस्सा होगा या बहुत एटीट्यूड है उसके अंदर। लेकिन ऐसा हो सकता है कि रीज़न उसके चुप रहने का कोई और हो, है ना। अब साइकोलॉजिस्ट ये ट्राई करते हैं कि ऐसे पर्सनल बायसेस को कम कैसे करें। मतलब कि पर्सनल बायसेस का मतलब हम जब किसी चीज़ को परसीव कर रहे हैं तो हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को ध्यान में रख के, जो भी हमारे बिलीफ सिस्टम पहले से बने हुए हैं उसको ध्यान में रख के हम उसके बारे में सोचते हैं। एंड क्योंकि हमने फिर सर्टन एक सोच बना ली है उसके बारे में, फिर हम वैसे ही फील करते हैं और हमारा बिहेवियर वैसे ही हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई चुप है तो हम ये पहले से कहीं ना कहीं मतलब पहले से समझ लेते हैं कि मे बी वो गुस्सा होगा या उसमें एटीट्यूड होगा। अब ये सोच कि कोई चुप है तो वो गुस्सा हो सकता है या एटीट्यूड हो सकता है, ये कैसे आई हमारे अंदर? मे बी हमारे कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों। बट दैट डज नॉट मीन कि एवरी टाइम अ साइलेंट और क्वाइट पर्सन हैज़ एन एटीट्यूड और वो गुस्सा है ना, वो कुछ और भी रीज़न हो सकता है। अभी साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो ये ट्राई करते हैं कि इस तरीके के जो पर्सनल बायसेस हैं वो कम करें और साइंटिफिकली ये समझने की कोशिश करें कि किसी भी बिहेवियर के पीछे एक्चुअल रीज़न क्या है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक और ऑब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं जो फैक्ट्स और डेटा के बेस पे होती है बेसिकली, और कुछ क्या करते हैं वो सब्जेक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं जिसमें उस पर्टिकुलर पर्सन के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट में उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसी तरीके से साइकोलॉजी को समझने के लिए हमारे पास दो पॉइंट ऑफ व्यूज आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इंडियन साइकोलॉजी जो है उसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ अवेयरनेस, इस पे बहुत फोकस किया गया है। मतलब अपने खुद के माइंड और फीलिंग्स को समझना, इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ रिफ्लेक्शन। वेस्टर्न साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट ने भी ये माना है कि सेल्फ नॉलेज ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओवरऑल बोले तो साइकोलॉजिस्ट चाहे कोई भी अलग अलग मेथड यूज करे, सबका जो गोल होगा वो क्या होगा? ह्यूमन बिहेवियर, उसके एक्सपीरियंस और माइंड को सिस्टमैटिकली समझना। ठीक है, देखिए साइकोलॉजी एक बहुत पुरानी नॉलेज है, लेकिन अगर हम देखें तो मॉडर्न साइंस के रूप में ये 1879 में स्टार्ट हुई थी, जब जर्मनी के लिप्जिग सिटी में विल्हेम वुंड ने इसकी पहली साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करी थी। अभी हम इन सब के बारे में इवोल्यूशन ऑफ साइकोलॉजी में आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सो यहाँ पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मूविंग ऑन टू साइकोलॉजी एज अ साइंस या सोशल साइंस। लोग एक्चुअली अभी भी थोड़ा सा डिबेट करते हैं कि साइकोलॉजी एग्जैक्टली क्या है, क्या वो साइंस है, क्या वो सोशल साइंस है। साइकोलॉजी एक्चुअली दोनों का ही मिक्सचर है कहीं ना कहीं।
वो साइंस की कुछ चीज़ें भी यूज़ करती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड, एंड वो सोशल साइंस की भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती है अगेन टू अंडरस्टैंड ह्यूमन माइंड। जर्नली साइकोलॉजी को एक सोशल साइंस के तौर पे देखा जाता है, लेकिन इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह साइकोलॉजी साइंस स्ट्रीम में भी पढ़ाई जाती है। मॉडर्न सब्जेक्ट्स जैसे न्यूरो साइंस, ये सब साइकोलॉजी से बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। न्यूरो साइंस में ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स होती हैं जिससे हम माइंड के प्रोसेस को स्टडी कर सकते हैं, जो कि अगेन साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है, उसमें पढ़ाया जाता है ये चीज़। देन कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ये भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है। अगर हम साइकोलॉजी की एक स्ट्रीम्स की बात करें तो साइकोलॉजी दो तरीके से इवॉल्व हुई है, साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस, साइकोलॉजी एज अ सोशल साइंस। साइकोलॉजी एज अ नेचुरल साइंस क्या है? इस स्ट्रीम में साइकोलॉजी बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस के मेथड्स को यूज़ करके समझती है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन माइंड के बारे में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो रिसर्चर्स होते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में हैं तो हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो वो कैसे चेंज हो रहा है। एंड ये अप्रोच कहती है बेसिकली कि बिहेवियर को समझने के लिए हमको साइंटिफिक मेथड्स भी यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पर साइकोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस के रूप में आती है। देन वी हैव ऑल्सो साइंटिफिक मेथड्स, हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल होता है जिसमें स्टेप बाय स्टेप साइंस को फॉलो किया जाता है, थ्योरी बनाई जाती हैं, हाइपोथेसिस होता है, डेटा कलेक्ट होता है, एंड बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं साइंस से रिलेटेड हैं। इस मॉडल में जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो थ्योरीज ऑफ लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, मोटिवेशन, इन सब को डिवेलप करते हैं। अगर हम साइकोलॉजी को एक दूसरे एंगल से देखें तो वो एक सोशल साइंस के रूप में भी सामने आती है। यहाँ पर फोकस क्या है, यहाँ पर फोकस है ह्यूमन के सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट पर। मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है, सोसाइटी, हमारा जो कल्चर है, वो हमारे बिहेवियर को, एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को कैसे शेप करता है। तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं साइकोलॉजी सोशल साइंस की हेल्प लेके ह्यूमन को समझने की कोशिश कर रही है। मूविंग ऑन टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज माइंड एंड बिहेवियर। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो पहले साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड बोला जाता था, लेकिन उस टाइम जो लोग थे, लोग माइंड को मेजर या देख नहीं सकते थे, इसीलिए साइकोलॉजिस्ट ने कुछ टाइम तक माइंड पे रिसर्च कम करी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बाद में जो न्यूरो साइंटिस्ट थे जैसे स्पेरी एंड पेनरोज, उन्होंने माइंड को फिर से इम्पोर्टेंस देना शुरू करा और बताया कि माइंड को समझना साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। माइंड और ब्रेन इन मतलब क्या है, जैसे हम लोग ब्रेन एक टर्म है, माइंड एक टर्म है, तो ये दो अलग हैं, सेम है, क्या है? माइंड और ब्रेन दो डिफरेंट एंटिटीज हैं, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्रेन मतलब ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है बेसिकली, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लेकिन माइंड एक प्रोसेस है जिसमें हमारी सोच, हमारे इमोशंस, मेमोरी और अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें आती हैं। माइंड जो है, आप कह सकते हो कि ब्रेन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला केस है विजन लॉस केस। इसमें क्या हुआ था, कुछ लोगों का जो ब्रेन था, उसका जो विजुअल पार्ट था वो रिमूव कर दिया गया था, यानी ऑक्टिपिटल लोब। ठीक है, फिर भी वो विजुअल क्यूज जैसे कि इमेजेस, लोकेशंस को रिस्पॉन्ड कर रहे थे। इसका ये मतलब निकल के आया कि उनका जो माइंड है वो अभी भी काम कर रहा है। फिर एक और केस था फैंटम आर्म केस। फैंटम आर्म केस में क्या था, एक एथलीट था, उनका जो आर्म था वो एक्सीडेंट में कट गया था, पर उसको अपना आर्म तब भी फील होता था, मतलब एक्सीडेंट में कटने के बाद भी आर्म फील होता था। इसका क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब था कि उनका जो माइंड था वो अभी भी उस आर्म को, जो वहाँ पर नहीं है, मतलब पहले था अब नहीं है, उसको एक्सपीरियंस कर रहा था। देन वी हैव डुप्लीकेट पेरेंट केस। एक इंसान जिसको ब्रेन इंजरी हुई, उसको लगा कि उसके पेरेंट्स डुप्लीकेट हैं,
ब्रेन डैमेज हुआ था ना, तो उसका ब्रेन डैमेज तो हो गया था, लेकिन जो माइंड था, उसका जो परसेप्शन था, वो चेंज हो गया। अब ये सारे केसेस हमको क्या बताते हैं? ये सारे केसेस हमको बताते हैं कि माइंड का बिहेवियर क्लोजली कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ब्रेन डैमेज होने के बाद भी माइंड अपने ही अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, मतलब काम कर रहा है। और इससे कहीं ना कहीं हमको ये समझ में आता है कि ब्रेन और माइंड दो एक ही, मतलब एक साथ होने के बावजूद डिफरेंट है। माना कि ब्रेन का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है माइंड, फिर भी दोनों अलग अलग तरीके से अपने तरीके से काम करते हैं। अगर हम देखें माइंड और बॉडी का क्या कनेक्शन है, तो पहले जो साइंटिस्ट थे वो सोचते थे कि माइंड और बॉडी दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन एज द टाइम हैज़ ग्रोन, रिसर्चेस हुई, तो जो रिसर्च थी उन्होंने ये दिखाया, उसमें ये पाया गया कि माइंड और बॉडी एक सिस्टम जैसे काम करते हैं। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रखेंगे, पॉजिटिवली विजुअलाइज करेंगे, तो हमारी बॉडी हेल्दी होगी। हमारी बॉडी पे हमारी विजुअलाइजेशन का, हमारी हमारी सोच का बहुत पॉजिटिव असर होगा। वहीं अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहेंगे, हमारा विजुअलाइजेशन नेगेटिव रहेगा, तो वो नेगेटिविटी जो माइंड में है हमारे, वो हमारी बॉडी में भी दिखने लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो जॉब का स्ट्रेस हो, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई हो, कोई लॉस हो गया, कुछ भी, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो, हमारी रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस हो, तो अगर हम बहुत लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं, सेम तरीके से सोचते रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, तो धीरे 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 हमारी बॉडी वो सारे नेगेटिव सिम्टम्स शो करने लग जाती है। हम लोग लेट्स से हम लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं, हमारे पेट में दर्द हो जाएगा, हमको इधर हमारे हेडेक होता रहेगा, एंड कभी कभी हमको इनडाइजेशन हो सकता है। अगर ये चीज़ और लंबे समय तक बनी रहे तो हमको बहुत सिवियर डिजीजेस भी हो सकती हैं। जब हम हमारी बॉडी और माइंड को देखते हैं, तो पहले के समय में ये माना जाता था कि दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन जैसे जैसे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर एरिया पे काम होता गया, रिसर्च होती गई, तो ये पाया गया, ये देखा गया कि जैसे हमारा माइंड बिहेव करता है, ठीक उसके साथ साथ हमारी बॉडी भी वैसे ही हमारे माइंड के बिहेवियर को, हमारी माइंड की एक्शंस को रिस्पॉन्ड करती है। इफ़ आर थिंकिंग इज़ पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, एंड वाइस वर्सा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। डॉक्टर डीन ऑर्निश की एक स्टडी है। डॉक्टर ऑर्निश ने पेशेंट्स को उनकी ब्लॉक आर्टरीज के लिए पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करने को बोला। जैसे ही वो इमेजिन करने करने लगे कि उनका जो ब्लड है वो इजीली फ्लो कर रहा है, और ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बस एक बार उन्होंने इमेजिन करा, विजुअलाइज करा और हो गया। ऑब्वियसली कुछ टाइम लगा उनको, ये पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस उन्होंने कुछ टाइम तक करा, और कुछ समय बाद उनका जो ब्लॉकेज था वो धीरे धीरे कम होने लगा। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आया, और ये पता लगा कि अगर हमारा जो माइंड है वो पॉजिटिव रहेगा, अगर हम लोग जो माइंड में इमेजेस ड्रॉ करते हैं वो पॉजिटिव रहेंगी, और विजुअलाइजेशन पॉजिटिव रहेगा, तो हमारी बॉडी पॉजिटिवली ही उन सारी माइंड की एक्टिविटीज़ को रिस्पॉन्ड करेंगी, और धीरे धीरे बॉडी का जो हीलिंग है वो होता रहेगा। इसको बोल सकते हैं मेंटल इमेजरी और हीलिंग। मेंटल इमेजरी क्या है? यानी जो हम लोग अपने माइंड में इमेजेस ड्रॉ करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं। अभी ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो वो कहीं ना कहीं डिजीजेस पे आएगा, नेगेटिवली हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा। पॉजिटिव होगा तो वो हमारी बॉडी को हील करेगा, हमारी बॉडी में से जो टॉक्सिक्स है वो निकालेगा, मतलब जो नेगेटिविटी भरी हुई है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से बाहर आएगी, विड्रॉ होगी, और हम हीलिंग की तरफ जाएंगे। और इसी पॉजिटिव मेंटल इमेजरी से कहीं ना कहीं हमारे जो एंजाइटी है, हमारे फोबियाज हैं, हम उस पर काम करते हैं।
इसी से एक न्यू फील्ड बना जिसको बोला गया साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। और ये क्या स्टडी करता है? ये स्टडी करता है कि हमारा जो माइंड है वो हमारे इम्यून सिस्टम को किस तरीके से प्रभावित करता है। उसको पॉजिटिवली अगर हम अपने माइंड को कहीं ना कहीं कंडीशन करेंगे तो क्या उस पॉजिटिव कंडीशनिंग का हमारे इम्यून सिस्टम पे कुछ असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो माइंड और ब्रेन दोनों मिलकर हमारी सोच, इमोशंस और बिहेवियर इन सबको कंट्रोल करते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो इससे ना केवल हमारा मूड सही होगा बल्कि हमारी बॉडी भी हील करेगी। सो पॉजिटिव माइंड विल गिव यू अ पॉजिटिव एंड हेल्दी बॉडी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। टिल देन स्टे कनेक्टेड विथ मी एंड बाय बाय।